मैं आया तो मैं 15-15 लाख रुपए दे दूंगा, बगैर मांगे हुए लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। 5 रुपया नहीं आया। मैं आऊँगा 2 करोड़ रुपया को नौकरी दे दूंगा 2 करोड़ लोगों को। 45 साल में सबसे ज्यादा नौकरी चली गई। मैं आऊँगा तो देश को एकदम खुशहाल कर दूंगा। क्या है? रेलवे प्राइवेट ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म बिक गया, पोर्ट बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, सीमेंट फैक्ट्रीज बिक गई। बचा क्या है? कहाँ से नौकरी मिलेगी लोगों को? कांग्रेस वही पार्टी है ना कि 1949 में कांग्रेस के वजीर आजम थे और मस्जिद में एक मूर्ति रख गई और मस्जिद उन्हीं के ज़माने में शहीद हो गई। कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुलायम सिंह यादव के ज़माने में जब आए तो उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम मेरे लिए सब बराबर है, मैं संविधान के मुताबिक काम करूंगा। अरे सिर्फ क्या हो रहा है? मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। भाई अयोध्या में मंदिर आपकी बन गई ना, अब आप सबको बुला रहे हैं वहाँ पे कई करोड़ को। और अभी हमारे एक नेता हैं, बड़े हैं, जो ये उद्धव ठाकरे साहब, वो कहते हैं कि जिस दिन अयोध्या में मंदिर की ओपनिंग होगी बहुत करोड़ लोग जाएंगे और फसाद होगा। अब माइनॉरिटी के लोग डर गए ना। क्या हो कि सरकारें जो है ना, खास तौर से मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। एक होते हैं पॉलिटिशियन और एक होते हैं पॉलिटिकल लीडर। हम इस वक्त एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के साथ हैं जिनका ग्राफ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। 1995 में पॉलिटिकल एरेना में इन्होंने एंट्री करी और 2002 से 2008 तक ही वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उसके बाद लगातार 3 कंसेक्यूटिव टाइम से ही हैज़ बीन सर्विंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। अबू आसिम साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। आवाम का बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट आपके साथ है और इसका रीज़न है कि 3 दफ़ा आप लगातार चुन चुन के आ रहे हैं। सो डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को हल करने की एबिलिटी आपके पास है, जो वी ऑल नो अबाउट इट। इसका कुछ मंत्र बताइए कि ये कैसे अचीव होता है। ऐसा है कि खिदमत खल्क, अल्लाह की इबादत के बाद, नमाज कुरान के बाद अगर कोई सबसे बड़ी इबादत है तो मखलूक की खिदमत करना है। मैंने देखा कि सरकारें जो है ना, ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही। जुल्म ज़्यादती बढ़ती जा रही, बेकसूरों को जेल में भेज दिया जा रहा है। 20-20 साल तक पड़े हुए हैं, उसके बाद बोले बेकसूर थे तो छूट गए। अरे भाई 20 साल कहाँ जाएंगे उसके? जवानी के 20 साल आपने उनको गिरफ्तार कर लिया और मुस्लिम कौम को बदनाम कर दिया। और जो लोग हमारा वोट लेते हैं वही लोग ये करते हैं। तो मैंने सोचा कि हमें खिदमत खल्क के लिए लोगों से जुड़ना चाहिए। तो मेरे पास आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हुआ या कोई ज़मीन पे भीख मांगने वाला हो, कोई भी शख्स हो, ये दरवाज़ा खुला रहता है। जब भी किसी को काम आइए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर आदमी का काम करूँ। बहुत से होते हैं, बहुत से काम नहीं होते हैं। तो हम ज़मीनी आदमी हैं, हम लोग किसान हैं, गाँव के रहने वाले हैं। हमें गरीबी मालूम है, हमें लोगों की तकलीफ़ें मालूम है, इसलिए लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम काम कर रहे हैं। एक अंग्रेजी का वर्ड है इंट्रिपिड पॉलिटिशियन। इंट्रिपिड मतलब कि बेखौफ, अपनी बातों को रखना फुल ऑफ कन्विक्शन के साथ। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। सिर्फ 2 ही नाम पूरे हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ मुस्लिम कम्युनिटी के जहन में आते हैं। वो हैं एक असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक अबू आसिम साहब। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी डेडिकेटेड? 1995 में आपका पॉलिटिकल आपका ग्राफ शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी को आपने रिकग्नाइज करवाया, महाराष्ट्र में 2 सीटें दिलवाई। लेकिन कहीं ना कहीं डू यू थिंक कि रिस्ट्रिक्टेड हो गए आप? यू वांट द माइनॉरिटी ऑफ टुडे वांट टू सी यू ऑन ए लार्जर प्लेटफॉर्म। क्या ऐसा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी तो साथ है और लास्ट तक रहेगी नेताजी से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या ऐसा लगता है कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एक तरह का डाइल्यूशन हो रहा है आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है कि मैंने श्री मुलायम सिंह यादव जी को उस वक्त पकड़ा था जब मुझे कोई मिलने को तैयार नहीं था। मैं बेकसूर था, जेल से मेरी ज़मानत हुई, मैं आया और उस वक्त मेरे साय से लोग भागते थे। बहुत सीरियस केस था बम ब्लास्ट का, बॉम्बे का, और मेरा कोई लेना देना नहीं, जानबूझ के मुझे फंसाया गया था।
ऐसे वक्त में एक हिंदू आदमी जो यूपी का चीफ मिनिस्टर हो, वो आदमी मुझे कहता है कि मुझे मालूम है तुम बेकसूर हो। और मैंने देखा है श्री मैं सारी पार्टियों से अगर मैं मुआवजा करूं तो कांग्रेस है। कांग्रेस वही पार्टी है ना कि 1949 में कांग्रेस के वजीर आजम थे और मस्जिद में एक मूर्ति रख गई और मस्जिद उन्हीं के ज़माने में शहीद हो गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुलायम सिंह यादव के ज़माने में जब आए तो उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम मेरे लिए सब बराबर है, मैं संविधान के मुताबिक काम करूँगा। मैं भले रोज़ाना हनुमान की पूजा करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन संविधान मुझे कहता है कि देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर का हक है। नेताजी ने जो 30 अक्टूबर 1990 को किया वो मैं कैसे बोल सकता हूँ? कितनी गालियाँ दी गई उनको, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपना पॉलिटिकल फ़ायदा न देखते हुए देश के संविधान को बचाने के लिए काम किया। अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो इंसाफ कर रही है तो समाजवादी पार्टी कर रही है, तो मैं उसको लेके चल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं सत्ता में आने के बजाय अगर मैं अपोजिशन के काम की जो है उसको जगाते रहूँ, उनको इन इश्यूज़ को उठा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जो मिनिस्टर बने हुए हैं ना, वो तलवे चाटना पड़ता है उनको। अबू आसिम साहब का वे ऑफ वर्किंग और स्टाइल बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। एक साहब अबू आसिम साहब के दोस्त थे, वो अपने किसी दोस्त को लेकर आए कोई काम करवाने के लिए। अबू आसिम साहब ने उनके दोस्त की सारी डिटेल्स ली और कहा कि परसों नरसों तक आपका ये काम हो जाएगा। 2 दिन के बाद अबू आसिम साहब का उनके दोस्त के पास डायरेक्ट फ़ोन आता है ये पूछने के लिए कि क्या आपका काम हो गया। दिस इज द स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो ये वन-ऑन-वन कनेक्ट जो है ना, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ अबू आसिम आज़मी। सर इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। नहीं, ऐसा है ना कि देखिए आदमी एक उम्मीद से आता है। जब मैं एमएलए नहीं था ना, तो किसी काम के लिए अगर एक लेटर चाहिए था, किसी एमएलए के पास जाता था ना, एक लेटर मिलता था ना, बहुत खुशी होती थी। अरे एमएलए साहब ने मुझे लेटर दे दिया, मेरा काम हो जाएगा। काम हो या ना हो, लेकिन लेटर मिल जाने से बहुत खुशी होती थी। मुझे वो दिन याद है। मेरे पास मेरी यहाँ ऑफिस है, मेरे ऑफिस मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहाँ रखा हुआ है लेटर। जो भी आदमी आता है, अस्पताल में इलाज कराना है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, गरीबी की रेखा के नीचे का आदमी हूँ, मुझे जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे कोई पुलिस के लिए लेटर चाहिए, जो भी आता है उसको तुरंत वो सब काम किया जाता है। और यहाँ भीड़ देखिए, आप भीड़ लगी रहती है। मैं बैठा, अब कह रहा है भाई मुझे मीरा रोड में कोई पुलिस वाला परेशान कर रहा है, उससे बात करना है। अब मैं उसको फ़ोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा। उसका नाम लिखा मैंने, नंबर लिखा, मुझे जाइए। अब वो मेरे पास 4 लड़के हैं, मैं स्लिप देता हूँ उसको, बेटा लगा। जब फ़ोन लग जाएगा मेरा पुलिस स्टेशन को, बात करूँगा, उसका तो कहूँगा जाओ तुम उससे मिलो, फिर रिव्यू लूँगा, तुम मिले तो क्या हुआ। यहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है। मैं आऊँ सच खाली बस उसका नंबर लिख के एक फ़ोन लगाऊँ और कल जा चले जाओ, वो काम पूरा होता नहीं है। आज एक आदमी सोर्सफुल है, पैसे वाला है, उसकी पहुँच है, तो उसका काम 1 मिनट में होता है। एक गरीब आदमी बेचारा है, उसका काम बेचारा साल भर भागता, काम नहीं होता है। उन गरीबों के लिए मैं हूँ। हंगर इंडेक्स, जो भूखमर्रा वाले जो लोग मरते हैं, उसमें से हिंदुस्तान की पोजीशन 111 थी। स्मृति ईरानी जो चाइल्ड वेलफेयर और वुमेन एम्पावरमेंट की मंत्री हैं, उनसे जब पूछा कि 111 नंबर पे आउट ऑफ 123 हंगर इंडेक्स में, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ 3000 कॉल से डिसाइड होता है। सपोज़ कि मैं अगर कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, सुबह नाश्ता करके और शाम में घर जाती हूँ, और बीच में कोई मुझको फ़ोन करके पूछता है कि क्या आप भूखे हैं, तो मैं कहती हूँ मैं भूखी हूँ। दिस इज़ वॉट शी सेड इन हर स्टेटमेंट। तो गरीबी के साथ साथ लोगों को खाने का दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं, कैसे क्या आप देख रहे हैं ना कि जितनी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, सब बिक रही है। रेलवे प्राइवेट ट्रेन चल रही है, प्लेटफार्म बिक गया, पोर्ट बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, सीमेंट फैक्ट्रीज बिक गई। बचा क्या है? कहाँ से नौकरी मिलेगी लोगों को? अब आप दुनिया चकाचौंध हो चुकी है, सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल सब ने खरीद लिया, उसके बिल आती है। चारों हर गांव में जो है बड़ी बड़ी दुकानें खुल चुकी हैं, लोगों की ख्वाहिशें बढ़ चुकी हैं और आमदनी घट रही है। उसका कोई ख्याल ही नहीं किसी को है। कैसे उसका काम पूरा होगा? सरकार इस चीज़ पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं, बेकार है। सिर्फ क्या हो रहा है? मंदिर मस्जिद। भाई अयोध्या में मंदिर आपकी बन गई ना, अब आप सबको बुला रहे हैं वहाँ पे कई करोड़ को। और अभी हमारे एक नेता हैं, बड़े हैं, जो ये उद्धव ठाकरे साहब, वो कहते हैं कि जिस दिन अयोध्या में मंदिर की ओपनिंग होगी बहुत करोड़ लोग जाएंगे और फसाद होगा। अब माइनॉरिटी के लोग डर गए ना,
क्या हो रहा है? इसी चीज़ अब जितने इनके लीडर जा रहे हैं जहाँ ना, सब कह रहे हैं 22 जनवरी या कुछ डेट है, आप अयोध्या पहुँचो, अयोध्या पहुँचो। अयोध्या छोटी सी जगह, इतने लोग बुला रहे हैं, आप वहाँ नारे लगेंगे, वहाँ मुसलमानों के खिलाफ बातें की जाएंगी। ये नफरत है, ये सब बंद होना चाहिए। ये लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन और किसी तरह से मुसलमानों को गाली दो और सत्ता में आ जाओ, ये चल रहा है देश में। मैं समझता हूँ कि किसी को ख्याल नहीं कि देश के गरीबी की रेखा से नीचे जा रहा है, देश दिन ब दिन जो है गरीब होता जा रहा है। देश के बॉर्डर पर चाइना घुस के बैठ गया है, लाल आंख दिखाने वाले कोई आंखें नहीं दिखा रहे हैं। ये हालत देश की है। मैं समझता हूँ कि एक वो बनना चाहिए, एक सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरा कहना, कि जब इलेक्शन आता है ना, एक मैनिफेस्टो बनता है, उस मैनिफेस्टो में लिखा रहता है बहुत अच्छी चीज़ें रहती है, हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम आएंगे तो हम ये बना देंगे। इसको उस मैनिफेस्टो को रजिस्टर होना चाहिए। आपने मुझसे कहा कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको ये चीज़ दूंगा, मैंने आपको वोट दे दिया, आपने मुझे दिया नहीं, दैट इज चीटिंग। मैनिफेस्टो रजिस्टर करो, अगरचे आपने वादा किया है वो काम पूरा नहीं किया, उस सरकार को बर्खास्त करो, झूठी सरकार है, उस पर केस फाइल करो, दोबारा इलेक्शन लड़ने ना पाए। आपके पास कुछ नहीं है और आप बड़ी हरी दिखा रहे हो आगे। मैं आया तो मैं 15-15 लाख रुपए दे दूंगा, बगैर मांगे हुए लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा, 5 रुपया नहीं आया। मैं आऊँगा 2 करोड़ रुपया को नौकरी दे दूंगा, 2 करोड़ लोगों को, 45 साल में सबसे ज़्यादा नौकरी चली गई। मैं आऊँगा तो देश को एकदम खुशहाल कर दूंगा। क्या है इस पर? ये चीटिंग है। और जो भी मैनिफेस्टो बनता है उस पर काम नहीं होता तो उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, देश सुधर जाएगा। वील आस्क अबू आसिफ साहब कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में लीडरशिप को लेके क्या क्या कमियां हैं? क्यों नहीं आप जैसे और पॉलिटिशियंस अभी आते हैं, देखने को मिलते हैं, क्यों एक फुल स्टॉप लगा हुआ है? क्यों नहीं वहाँ पे और पॉलिटिकल मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी लेस। कि मेरी कौम में आज कोई किसी को लीडर मानने को तैयार नहीं है। आज अगर मैं कहूँ पॉलिटिकल लीडर मेरा कौन है, तो कोई है ही नहीं। है बहुत सारे लोग, कोई मानने को तैयार नहीं, किसी को एक्सेप्टेंस नहीं है। अब तो मेरा कहना है हर मसलब को देखिए, कोई मुझसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ है ये, दिल की एक जो है कुड़न है ये मेरी, कि हमला हो रहा है एक बिल्डिंग के ऊपर, हम नादानों ने उस बिल्डिंग पे फ्लैट बना रखे हैं, एक पे शिया, एक पे सुन्नी, एक पे देवबंदी, एक पे बरेलवी, एक पे अंसारी, एक पे पठान। नादानों, हमला कहाँ हो रहा है? इमारत पे हो रहा है। इमारत गिरेगी तो आपको फ्लैट रहेगा क्या? पहले इमारत को इतनी मजबूत कर दो, शीशा पिलाई दीवार की तरह से, कि कोई माई का लाल उसको हिलाने ना पाए। उसका तुमको मुबारक तुमको जो मसलब अच्छा लगता है, जो तुम जानते हो करो, पढ़ो, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ मत बोलो। यही मेरा कहना है। ये माइनॉरिटी कमज़ोर है, तादाद कम है, और इस मुल्क में माइनॉरिटी के साथ जानबूझ करके रोज़ाना उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, इनके लिए इनकी ज़मीन तंग की जा रही है, इनकी हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है। जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए इतना काम किया, लाखों मुसलमानों ने शहादत का जाम पिया, आज उनको गद्दार कहा जा रहा है। और जो गद्दार है ना, जब बैठे हुए हैं, ये गद्दार थे जिन्होंने तलवे चाटे अंग्रेज़ों के। तादाद हमारी कम है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में, असेंबली में आइए और हमारे हिंदू भाइयों के साथ कंधे कसना मिलाइए। देखिए, मैं उन हिंदुओं के साथ जो इस संविधान को मानते हैं, जो हिंदू फिरका परस्ती के खिलाफ हैं, जो लोग गांधी जी को मानने वाले हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के कानून के मानने वाले हैं, हम उनके साथ मिल करके गंगा जमुनी तहजीब को इस देश में आबाद करते हुए इलेक्शन लड़ना चाहिए। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम से जो लड़ेगा ना, उसकी मैं मुखालफत करता हूँ। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़। देखिए सिर्फ हकीकत।